हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज का टॉपिक है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। यह टॉपिक बीपीएससी, बिहार एसएससीजीएल, इंटर लेवल, बीएसओ, बीपीएससी, एडीओ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जब किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या n बढ़ती है तो उसकी त्रिज्या, औसत त्रिज्या और भेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक का आंसर हो जाएगा ए, औसत त्रिज्या बढ़ती है और भेदन क्षमता घटती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जब किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या n बढ़ती है तो औसत त्रिज्या बढ़ती है और भेदन क्षमता घटती है। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव्यमान ऊर्जा ई बराबर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता E बराबर mc² के संदर्भ में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो मुक्त ऊर्जा की कोटि क्या होगी। 2 का आंसर हो जाएगा बॉल 10⁻13 जूल। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता E बराबर mc² के संदर्भ में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो मुक्त ऊर्जा की कोटि 10⁻13 जूल होगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र इमल्सन पायस का सटीक उदाहरण है जिसमें परिचित प्रावस्था डिस्पर्स फेज ठोस होती है। 3 का कैट हो जाएगा आंसर मक्खन। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र इमल्सन पायस का सटीक उदाहरण है, तो मक्खन है पायस का सटीक उदाहरण जिसमें परिचित प्रावस्था ठोस होती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टल जालक क्रिस्टल लैटिस में शॉटकी दोष शॉटकी डिफेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 का आंसर हो जाएगा डॉग। यह क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है क्योंकि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जालक साइटों से गायब हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्रिस्टल जालक में शॉटकी दोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है क्योंकि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जालक साइटों से गायब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राहम के गैसीय विसरण ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार यदि गैस ए का वाष्प घनत्व गैस बी के वाष्प घनत्व का 4 गुना है तो गैस ए के विसरण की दर गैस बी की तुलना में होगी, तो क्या होगी। 5 का आंसर ए हो जाएगा आधा। ग्राहम के गैसीय विसरण नियम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार यदि गैस ए का वाष्प घनत्व गैस बी के वाष्प घनत्व का 4 गुना है तो गैस ए के विसरण की दर गैस बी की तुलना में आधा होगी। क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी निरपेक्ष शून्य तापमान 0 केल्विन पर क्या होती है। 6 का आंसर हो जाएगा ए, शून्य। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी निरपेक्ष शून्य तापमान 0 केल्विन पर शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु संकुल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स भू रासायनिक और प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं में लिंगेड टू मोल चार्ज ट्रांसफर LMCT स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा बॉल KMnO4। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु, तो KMnO4 इसे शायद पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। KMnO4 संक्रमण धातु संकुल भू रासायनिक और प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं में लिंगेड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT से वास्तविक गैसों के विचलन को स्पष्ट करने के लिए वैंडर वाल्स समीकरण में दाब संशोधन पद करेक्शन टर्म किसके कारण जोड़ा जाता है। 8 का आंसर हो जाएगा बॉल अणुओं के बीच आकर्षण बलों के कारण। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT से वास्तविक गैसों के विचलन को स्पष्ट करने के लिए वैंडर वाल्स समीकरण में दाब संशोधन पद करेक्शन टर्म किसके कारण जोड़ा जाता है, तो अणुओं के बीच आकर्षण बलों के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, किसी दिए गए तापमान पर जल के वाष्प दाब और बर्फ के वाष्प दाब का अनुपात त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट पर क्या होता है, तो 9 का आंसर हो जाएगा कैट 1। किसी दिए गए तापमान पर जल के वाष्प दाब और बर्फ के वाष्प दाब का अनुपात त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट पर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बफर विलयन रक्त के pH मान 7.4 को नियंत्रित करने में मुख्य रूप से कार्य करता है, तो 10 का आंसर हो जाएगा बॉल H2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा बफर विलयन रक्त के pH मान 7.4 को नियंत्रित करने में मुख्य रूप से कार्य करता है, तो H2CO3 और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 11, समस्थानिकों
के द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी विश्लेषणात्मक अध्ययन में आयनों का पृथक्करण मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? 11 का आंसर हो जाएगा ए, उनके आवेश से द्रव्यमान अनुपात पर। समस्थानिकों के द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी विश्लेषणात्मक अध्ययन में आयनों का पृथक्करण मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो उनके आवेश से द्रव्यमान अनुपात पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्लाथरेट कंपाउंड का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें अतिथि अणु पिंजरे जैसी संरचना में फंस जाते हैं? 12 का आंसर हो जाएगा ए, गैस हाइड्रेट्स जैसे मीथेन हाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्लाथरेट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो गैस हाइड्रेट क्लाथरेट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें अतिथि अणु पिंजरे जैसी संरचना में फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक अधिशोष और रासायनिक अधिशोष के संदर्भ में कौन सा अंतर सही है? तो 13 का आंसर हो जाएगा कैट। भौतिक अधिशोष में बहु आणविक परतें बनती हैं जबकि रासायनिक अधिशोष में एक आणविक परत बनती है। भौतिक अधिशोष में बहु आणविक परत, यहाँ पर बहु आणविक परत मल्टी लेयर बनती है, जबकि रासायनिक अधिशोष में एक मोनोलेयर परत बनती है, आणविक परत। क्वेश्चन नंबर 14, किसी विलयन के परासरण दाब को मापने के लिए वर्क हार्टेल विधि क्यों श्रेष्ठ मानी जाती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बॉल। यह एक हाइड्रोस्टेटिक दाब का उपयोग करके परासरण प्रक्रिया को रोकती है जिसमें सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। किसी विलयन के परासरण दाब को मापने के लिए वर्क हार्टेल विधि क्यों श्रेष्ठ मानी जाती है? तो यह हाइड्रोस्टेटिक दाब का उपयोग करके परासरण प्रक्रिया को रोकती है जिससे सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो एक्टिव क्षय की प्रक्रिया किस कोटि की अभिक्रिया का पालन करती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बॉल, प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिव क्षय की प्रक्रिया किस कोटि की अभिक्रिया का पालन करती है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों का निर्माण कर सकती है यानी उभयधर्मी गुण दर्शाती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा कैट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है जो उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी क्रिस्टल जालक में कोई ऋणायन अपनी रिक्ति में एक इलेक्ट्रॉन को फंसा लेता है तो उस रंगीन केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, एफ केंद्र, फार्म सेंटर। यदि किसी क्रिस्टल जालक में कोई ऋणायन अपनी रिक्ति में एक इलेक्ट्रॉन को फंसा लेता है तो उस रंगीन केंद्र को क्या कहा जाता है? एफ केंद्र, फार्म सेंटर। क्वेश्चन नंबर 18, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों के सिद्धांत पर पूरी तरह विफल हो जाते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा बॉल, नाभिकीय रसायन और अपेक्षिकता, रिलेटिविस्टिक मास चेंजेस। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को पूरी तरह विफल हो जाते हैं? तो नाभिकीय रसायन और अपेक्षिकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक पॉलीमर संघनन बहुलीकरण द्वारा नहीं बनता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा कैट, ब्यूना एस। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा नहीं बनता? तो ब्यूना एस नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 20, जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन अबंधों की अधिकतम संख्या प्रति अणु सैद्धांतिक रूप से कितनी हो सकती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा कैट, 4। जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन अबंधों की अधिकतम संख्या प्रति अणु सैद्धांतिक रूप से कितनी हो सकती है? तो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्लाज्मा के बाद ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है लेकिन पृथ्वी पर प्रयोगशाला में इसे प्राप्त करना कठिन है? 21 का आंसर हो जाएगा ए, पदार्थ की 5वीं अवस्था यानी बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्लाज्मा के बाद ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है लेकिन पृथ्वी पर प्रयोगशाला में इसे प्राप्त करना कठिन है? तो बोस आइंस्टीन संघनन। क्वेश्चन नंबर 22, रेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन 14 की अर्ध आयु हाफ लाइफ लगभग कितनी होती है जिसके आधार पर जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, 5730 वर्ष। रेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष होती है जिसके आधार पर जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बॉल, विलय के मोल प्रभाज्य के। किसी विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होता है? तो विलय के मोल प्रभाज्य के। क्वेश्चन नंबर 24, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस प्रक्रिया में सबसे अधिक विलायक के रूप में किया जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, कॉफी से कैफीन निकालने में। ऑप्शन नंबर ए, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस प्रक्रिया में सबसे अधिक विलायक के रूप में किया जाता है? तो कॉफी से कैफीन निकालने में। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अतिचालक का एक जटिल उदाहरण है जो उच्च तापमान पर भी अतिचालकता प्रदर्शित करता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, क्यूप्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अतिचालक सुपरकंडक्टर का एक जटिल उदाहरण है जो उच्च तापमान पर भी अतिचालक प्रदर्शित करता है? तो क्यूप्रेट्स हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी तरल पदार्थ की श्यानता विस्कोसिटी तापमान बढ़ाने पर घटती है तो गैसों की श्यानता पर तापमान बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, बढ़ती है। जब किसी तरल पदार्थ की श्यानता तापमान बढ़ाने पर घटती है तो गैसों की श्यानता पर तापमान बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम नंबर किसी कक्षक के अंतरिक्ष में अभिविन्यास को स्पष्ट करता है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या, एमएल। निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम नंबर किसी कक्षक के अंतरिक्ष में अभिविन्यास को स्पष्ट करता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी क्षेत्रों में पाई जाती है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को सीधे निर्धारित करने के लिए किस समीकरण का उपयोग किया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, आर्हेनियस समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को सीधे निर्धारित करने के लिए किस समीकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्हेनियस समीकरण। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक जिगलर नट्टा उत्प्रेरक का घटक है जिसका उपयोग पॉलीथीन के निर्माण में होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? 31 का आंसर हो जाएगा ए, उबालना। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बॉइलिंग विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा के रूप में, जियोलाइट विधि के रूप में, आयन विनिमय विधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन बॉइलिंग विधि में नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में तांबा और टीन के अलावा जिंक भी प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, गन मेटल। गन मेटल मिश्र धातु में तांबा और टीन के अलावा जिंक भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या मिलाया जाता है। गन मेटल में कौन कौन सा धातु होता है? तो तांबा होता है, टीन होता है और जस्ता होता है। पीतल में तांबा और जस्ता होता है, और कांसा में तांबा और टीन होता है, और टाका में सीसा और टीन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी दिए गए विलायक में गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, हेनरी का नियम। किसी दिए गए विलायक में गैस के विलेयता दाब के समानुपाती होता है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो हेनरी का नियम, हेनरी ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 34 का आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रेक्कल दोष क्रिस्टल के घनत्व को कैसे प्रभावित करता है? तो 35 को हो जाएगा कैट, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फ्रेक्कल दोष क्रिस्टल के घनत्व को कैसे प्रभावित करता है? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्षारीय मृदा धातुओं अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट की जल में विलेयता बेरिलियम से बेरियम की ओर जाने पर क्यों घटती है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी में तेजी से कमी आने के कारण। क्षारीय मृदा धातुओं अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट की जल में विलेयता बेरिलियम से बेरियम की ओर जाने पर क्यों घटती है? तो जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी में तेजी से कमी आने के कारण। क्वेश्चन नंबर 37, क्रायोलाइट Na3Al(F6) का उपयोग हॉल हेराल्ड प्रक्रिया में एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान किस लिए किया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिना के गलनांक को कम करने और उसकी चालकता बढ़ाने के लिए। क्रायोलाइट का उपयोग हॉल हेराल्ड प्रक्रिया में एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के दौरान किस लिए किया जाता है? तो एल्यूमिना के गलनांक को कम करने और उसकी चालकता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक ह्यूकल के नियम इलेक्ट्रॉन का पालन नहीं करता है? ह्यूकल के नियम का पालन नहीं करता तो कौन नहीं करता है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, वेंजिन। वेंजिन एरोमेटिक यौगिक हैं जो ह्यूकल के नियम
4n+2 अपॉन पाई इलेक्ट्रॉनों का पालन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 39, परमाणु रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाले भारी जल D2O का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 39 का आंसर ये हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त होने वाले भारी जल D2O का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। क्वेश्चन नंबर 40, जब पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो Mn यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा +7 से +2। जब पोटेशियम परमैंगनेट को अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? तो +7 से +2। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अणु के ज्यामितीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडियल ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल और संस्करण sp3d होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए PCl5। PCl5 अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडियल यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल और संस्करण sp3d होता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस सहसंयोजक नेटवर्क क्रिस्टल का उदाहरण है जो अत्यधिक कठोर होता है? तो 42 का आंसर ये हो जाएगा हीरा अत्यधिक कठोर है, ये तो सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है? 43 का आंसर ये हो जाएगा प्रतिलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए प्रतिलोम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 केवल फ्लोरो और ऑक्सो परिसरों में प्रदर्शित करती है? तो 44 का आंसर ये हो जाएगा ऑस्मियम और रुथेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 केवल फ्लोरो और ऑक्सो परिसरों में प्रदर्शित करती है? तो ऑस्मियम और रुथेनियम। क्वेश्चन नंबर 45, अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन की हैबर विधि में प्रयुक्त वर्धक के रूप में कौन सा तत्व कार्य करता है? तो 45 का आंसर ए हो जाएगा मोलिब्डेनम। अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन की हैबर विधि में प्रयुक्त वर्धक प्रोमोटर के रूप में कौन सा तत्व कार्य करता है? तो मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस यौगिक में केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसके ज्यामितीय विकृत पिरामिडियल होती है? तो 46 का आंसर ये हो जाएगा अमोनिया का। अमोनिया यौगिक में केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसके ज्यामितीय विकृत पिरामिडियल होती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि किसी गैस का द्रव्यमान जो एक निश्चित विलायक में घुलता है गैस के दाब के सीधे समानुपाती होता है? 47 का आंसर ए हो जाएगा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम यह बताता है कि किसी गैस का द्रव्यमान जो एक निश्चित विलायक में घुलता है गैस के दाब के सीधे समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 48, जब प्रकाश किसी कोलाइडल विलयन से गुजरता है तो उसका मार्ग चमकने लगता है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? 48 का ए हो जाएगा टिंडल इफेक्ट। जब प्रकाश किसी कोलाइडल विलयन से गुजरता है तो उसका मार्ग चमकने लगता है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड श्रृंखला का सदस्य नहीं है? तो 49 का आंसर ये हो जाएगा एक्टिनियम लैंथेनाइड श्रृंखला का सदस्य नहीं है। कौन कौन है? तो सोडियम, नियोडिमियम और गैडोलिनियम, ये तीनों लैंथेनाइड श्रृंखला का है जबकि एक्टिनियम लैंथेनाइड श्रृंखला का नहीं है सदस्य। क्वेश्चन नंबर 50, परमाणु के भीतर न्यूक्लियनों जिन्हें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहा जाता है, न्यूक्लियन किससे बनता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से को आपस में बांधने वाला मुख्य बल कौन सा है? तो 50 का आंसर ये हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। परमाणु के भीतर न्यूक्लियनों को आपस में बांधने वाला मुख्य बल कौन सा है? तो प्रबल नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।